तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। मैं अमित कुमार, मैं अपने यूट्यूब चैनल सीको फिजिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन दिल से करता हूँ। बेटे बेटे हम कंटिन्यू आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें से आज आज का जो लेक्चर होगा बेटा उसका नाम होगा हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। किसकी व्याख्या करेंगे इसमें बेटा? हम इसके सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या करेंगे इस लेक्चर में बेटा। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक समतल पृष्ठ ले लेंगे। ठीक है, सही है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक समतल पृष्ठ ले लेंगे, फिर दो तरंगे लेनी पड़ेंगी। ठीक है, उनकी चाल वगैरह हम सब कुछ लेके चलेंगे। तो करते हैं स्टार्ट बेटा यहाँ से। तो सबसे पहले बेटा में क्या करेंगे, पृष्ठ ले लेंगे। हम इस पृष्ठ का नाम दे देंगे अच्छे से, थोड़ा सही से मार्कर चले, बढ़िया से चला के चलेंगे। मार्कर को भी थोड़ा नीचे ही बना लो, यहाँ पे बना लो। यहाँ पे बना लिया मैंने एक पृष्ठ। काहे मार्कर नहीं चल रहे हो भैया? इस तरीके से एक पृष्ठ बनाया मैंने। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ऊपर नीचे होता हुआ जा रहा है ना। ये मैंने एक पृष्ठ बना लिया जिसका नाम है जेड जेड डैश। ठीक है, से इसके ऊपर का जो माध्यम है, नहीं काम चलेगा, ऊपर ही बनाओ थोड़ा सा, यहाँ पे बनाओ। ये जेड जेड डैश मेरे पास एक पृष्ठ है, जेड जेड डैश। ठीक है, इसके ऊपर का माध्यम विरल माध्यम, नीचे का माध्यम लेंगे सघन माध्यम। ये माध्यम को लेके चलना है बेटा। ये माध्यम है जो विरल माध्यम है, विरल माध्यम। विरल माध्यम को हम एक कह के चलेंगे और इधर ले लेंगे बेटे सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम क्या बोलेंगे बेटा इसको? सघन माध्यम। और इसको नंबर देंगे 2। सघन माध्यम को बोलेंगे नंबर 2, विरल माध्यम नंबर 1, सघन माध्यम नंबर 2 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम दो तरंगे हैं, दो तरंगों को आपतित कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से। इनकी चाल बेटा क्या है, इनकी विरल माध्यम में इनकी चाल को लेके चलेंगे B1 है, और सघन माध्यम इनकी चाल में होगी वो B2 लेके चलेंगे बेटे। तो इनकी जो चाल है, दो समान आवृत्ति की जो तरंग है समान दिशा में आ रही है, किसके ऊपर? समतल दर्पण के ऊपर आती है। तो बेटा ये क्या होता है, जो तरंग एक है बेटा, ये वाली जो तरंग है, ये तरंग पृष्ठ के A बिंदु पर टकराती है। तब ये वाली जो तरंग होती है बेटा, ये B पॉइंट पर होती है, विरल माध्यम के B बिंदु पर होती है। ठीक है, प्रकार तरंगे हम कहां से लेके आ रहे हैं? विरल माध्यम से लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब विरल माध्यम से तरंगे आती हैं, दो तरंगे आती हैं, तो एक तरंग क्या होती है, पृष्ठ के, इस समतल पृष्ठ के या दर्पण के, आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक बिंदु पर टकराती है। तो उस कंडीशन में दूसरी जो तरंग होती है वो माध्यम विरल माध्यम की किस बिंदु पर होती है? बी बिंदु पर होती है। ठीक है, तब बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहां से जो है बेटे, यहाँ पे एक अवलंब खींच लेते हैं हम इस तरीके से। तो ये जो तरंग है वो कहीं ना कहीं बेटा मुड़ जाती है हल्के से अविलंब की ओर। कैसे मुड़ जाएगी बेटे? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जितने समय में बेटे ये वाली जो तरंग है, ये यहां से यहां तक आती है, ए डैश बिंदु नाम दे दो, ए डैश तक आती है, तब ये वाली जो तरंग है यहां से आकर यहां टकरा जाती है, इसका नाम दे देते हैं बेटा बी डैश पर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के बाद ये अवलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे बेटे यहाँ पे जो तरंग होती है, तरंगी जब ए पॉइंट से टकराती है और बी, दूसरी जो तरंग होती है वो बी पॉइंट पर होती है विरल माध्यम में, तो एक तरंगाग्र बनता है बेटा, जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी, एक तरंगाग्र बनता है। दूसरी कंडीशन पे क्या बेटा, जब विरल माध्यम में आते हैं तरंगे, तो उस कंडीशन पे एक तरंगाग्र और बनता है, जिसका नाम क्या होता है बेटा? मैं नाम दे देता हूं इसका ए डैश बी डैश। क्या होता है बेटा? ए डैश बी डैश होता है। समझ में आई बात? ठीक। तो बेटा ये जो तरंगे हैं, अपवर्तित तरंगे, अपवर्तित तरंगाग्र आप मान लो, और परावर्तित तरंगा, ये तो अपवर्तित तरंगाग्र है मेरे पास, और ये वाला ए डैश बी डैश जो है वो अपवर्तित तरंगाग्र है। ये समतल पृष्ठ के साथ कोण बना देते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? कुछ कोण बनाते हैं बेटा। मैं इन कोण को नाम दे देता हूं, बी आई बनाता है, और ये क्या बनाता है?
आर बनाता है, आई बनाता है और ये आर बनाता है। ठीक है, वो समझाएंगे कब आई और आर कैसे आ जाता है, ये चीज समझाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद तो बेटा दूसरी चीज भी और सब समझो बेटा। मैं इन पे मान के चलूंगा इनकी जो तरंग है विरल माध्यम में वो B1 है और सगर माध्यम में B2 चालू होगी, क्योंकि जब एक माध्यम से तरंग दूसरे माध्यम में आती है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है, तो मैं इसलिए मान के चलूंगा यहाँ पे जो चाल है वो B1 है और यहाँ पे क्या है B2 है। ठीक है, तो बेटा यहां से यहां तक जब आती है तरंग, इस बी बिंदु से बी डैश तक आती है, तो मैं मान के चला हूं बी से बी डैश तक आने में उसे टी समय लगता है, तो ये जो दूरी चली जाएगी वो चली जाएगी B1T, और ये वाली जो दूरी चली जाएगी वो चली जाएगी B2T। क्या चली जाएगी बेटा यहाँ पे B2T चली जाएगी। ठीक है, तो आगे बात कर लेंगे। इसके बाद चलते तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या लैंग्वेज होगी बेटा यहाँ पे, ये हटा दो थोड़ा उधर के लिए। ये माध्यम विरल माध्यम, विरल माध्यम यहां पे लिखेंगे माना एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ। क्या बेटा एक समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ क्या लिया मैंने जेड डैश लिया है, तो आप लिखेंगे जेड डैश है, जेड डैश है, जो दो माध्यमों दो माध्यम क्या कहूंगे बेटा, दो माध्यमों कौन से हैं, दो माध्यमों विरल माध्यम और सघन माध्यम। और कौन से माध्यम बेटा सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम को क्या करते हैं बांटता है, बांटता है। क्या करता है बेटा ये बांटता है। ठीक है, तथा इस पर दो तरंगे दो तरंगे आपतित होती हैं, तब विरल माध्यम तथा सघन माध्यम इनकी चाल, तब विरल माध्यम तथा सघन माध्यम में इनकी चाल B1 बा B2 होती है। क्या होती है बेटा B1 बा B2 होती है। इनकी चाल जो होती है वो क्या होती है B1 और B2 होती है। तब क्या होगा, तब अगला पॉइंट, तब बेटा बी डैश जो होगा बी डैश जो है वो बराबर होगा बेटा, मान लिया ऐसे लिख लो थोड़ा और, तब तरंग को बी से बी डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। कितना समय लेके चलते हैं बेटा टी समय लगता है। कितना समय लगेगा बेटा टी समय लगता है। तो क्या होता है बेटा यहाँ पे बी डैश जो होता है कितने के बराबर होगा B1 टी के बराबर होगा। ठीक है, और ए डैश जो होगा किसके बराबर होगा B2 टी के बराबर होगा, B2 टी के बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि जितना समय यहां से यहां तक आती है उतनी समय में ये तरंग अपवर्तित होकर यहां से यहां तक आ जाती है, इसीलिए। ठीक है, चलते हैं बेटे आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद बेटा ये आपतित किरण है, ये अवलंब है मेरा, तो ये बेटा कोण कैसा होगा आई का होगा बेटा यहाँ पे
आई होगा। अच्छा ये आई है तो बेटे यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 90 माइनस का आई हो जाएगा। और मैं खाली इतने की बात करूं तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे तरंगाग्र वाला कि अगर ये 90 माइनस का आई है तो ये कितना होगा 90, क्योंकि तरंगाग्र और तरंगे के बीच कोण बनता है कितने का, 90 का। ठीक है, या ऐसे कॉन्सेप्ट लगा लो, देखो ठीक है। ये हो गया और एक तरंग ये है मेरे पास, ये बेटे मेरे पास अविलंब का काम करना है। ये किसका काम कर रहा है, अविलंब का काम कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे पहले इसका कॉन्सेप्ट लगाओ, ये तो आई होगा होगा। फिर बेटे अगर ये आई है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस के आई, ये जो हो जाएगा 90 माइनस के आई हो जाएगा। क्यों, कि देखो तरंगाग्र ये तरंग है और ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र और तरंग के बीच के एक दूसरे के बीच कितने का कोण बनाते हैं, 90 का। तो बेटा अगर मैं आई प्लस 90 माइनस के आई कर दूं तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90। इस तरीके से ये कोण 90 ही बनेगा जाके। ठीक है। अच्छा इसके कॉन्सेप्ट के बाद मैं आता हूं, ये लंब वाला, ये लंब है, ये यहां से यहां तक का 90 का कोण बनाएगा। अगर 90 माइनस के आई है तो अकेला ये जो कोण हो जाएगा वो आई हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे आई आ गया, ऐसे यहाँ पे होगा सेम। ठीक है, ये आर है तो ये 90 माइनस का आर, और फिर इसके बाद ये क्या बन जाएगा मेरे पास, आर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हटाते हैं इसे थोड़ा सा, इरेज कर लेते हैं, किधर गया भाई कपड़ा। इस तरीके से मैंने इसे हटा दिया। ठीक है, तो लिखेंगे तब। अच्छा इसके एक पॉइंट और बना के लिख लो आप, क्या लिखेंगे, ए बी आपतित तरंगाग्र है। कैसे तरंगाग्र है बेटा, आपतित तरंगाग्र है, तरंगाग्र। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूं ए डैश बी डैश जो है वो अपवर्तित तरंगाग्र है, अपवर्तित, अपवर्तित हटाओ से मार्कर को, अपवर्तित तरंगाग्र है। कौन सा तरंगाग्र है बेटे, अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक है, तो फिर हम त्रिभुज को लेके चलेंगे। त्रिभुज लेंगे पहले ए डैश बी डैश, ए बी बी डैश, क्योंकि अपवर्तन को सिद्ध करना है तो त्रिभुजों का सारा हमें लेना ही पड़ेगा मेरे लाल। ठीक है, तो पहले त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज लेंगे ए बी बी डैश तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे ए ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश में मेरे लाल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगी बात। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है बेटा, ये तरंगाग्र है, ये तरंग है, कितने का कोण बनाएगी, 90 का। 90 के सामने करण हो गया, 90 के सामने करण हो गया, क्या हो गया बेटे, करण हो गया। और यहां से यहां तक की दूरी हम क्या लेके चले बेटा, यहाँ की B1T लेके चले। ठीक है, तो आई का मान, आई कोण को यूज करते हुए, तो आई के सामने लंब, और ये क्या हो गया मेरे पास, कर्ण। लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में, तो आप लिखेंगे साइन इसके लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए। ठीक है, साइन आई बराबर हो जाएगा लंब बटे का कर्ण। तो लंब की वैल्यू बेटे मेरे पास कितनी है, B1T, और बटे कर्ण क्या हो रहा है बेटे मेरे पास, ए बी डैश। ठीक है, ये साइन आई की वैल्यू आ गई। ऐसे इस वाले त्रिभुज में आओ, ए डैश बी डैश वाले में, कौन से वाले में, ए डैश बी डैश वाले में। इस वाले में क्या करेंगे भाई, कंडीशन है ये भी, तो ये हो जाएगा बेटा, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो रही है, ये वाली B2T, ये वाली दूरी, और ये हमारा कर्ण है ही। देखिए ये 90 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, तो कर्ण हो गया है सामने वाला। लिखेंगे साइन आर बराबर लंब कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे, B2T बटे का भाई कर्ण क्या है, ए बी डैश, ए बी डैश। इसको समीकरण दे देंगे एक, इसको दे देंगे दो। ठीक है, ऊपर का मिटाल देते हैं बेटा। ठीक है, स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए।
अरे मीटर भाई जल्दी, लाडले इंतजार में खड़े होंगे। ठीक है, डल गया, आगे आते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण एक को 2 से भाग देने पर, पर भाग देने पर, ठीक है। तो आप यहां पे लिख लेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, V1T और बटे का ए डैश ए बी डैश, टोटल के बटे में B2T और ए बी डैश, इससे ये कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा। तो बनेगा बेटे मेरे पास साइन आई बटे साइन आर बराबर B1, T से T भी निपटा लो तो बनेगा B1 बटे का B2, और ये होगा बेटा एक नियतांक के बराबर, नियतांक किसके बराबर होगा बेटा, ये नियतांक के बराबर होता है। और हमने अपवर्तन में ये लिखा भी दिया है बेटा, तो लिखेंगे यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। अपवर्तन का कौन सा नियम हो रहा है बेटा, द्वितीय नियम हो रहा है, द्वितीय नियम है, नियम है, ठीक है। दूसरी बात आते हैं बेटा इधर से इसके नीचे वाला, दूसरे वाला क्या कह रहा है बेटा, चित्रानुसार, दूसरा नियम कहता है चित्रानुसार क्या होगा, समझेंगे ध्यान से। चित्रानुसार, चित्रानुसार क्या हो रहा है, एकदम समझो। चित्रानुसार आपतित, आपतित और क्या बेटा, अपवर्तित, अपवर्तित तथा अविलंब, अविलंब तीनों कैसे है बेटा, एक ही बिंदु पर, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं, एक ही बिंदु पर है, ठीक है। अतः ये प्रथम नियम है, अतः यह किसका, अपवर्तन का, यह अपवर्तन का प्रथम नियम है, प्रथम नियम है। ये अपवर्तन का कौन सा नियम हो गया बेटा, ये प्रथम नियम हो गया, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है, और आई होप, मुझे आशा है बेटे कि आप लोगों को ये डायग्राम जो है मैंने कराया वो अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। यदि आपको समझ में आया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दें, जिससे कि वो भी इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, जय हिंद जय भारत।